गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 अपडेटेड एक्सटेंडेड मटेरियल के बारे में, जो कि जुलाई से अगस्त तक की न्यूज़ है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही पास आ गया है, तो विजन ने ये जल्दी निकाल लिया, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी कवर करने के लिए। इसके साथ ही हमारा अपडेटेड मटेरियल 2 में भी हमने ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया था और सोशल इशू स्टार्ट कर देंगे उसमें। यहाँ पे आज हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे और इसको आज ही कंप्लीट कर देंगे, तो ये पूरा पार्ट जो है इसी में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की पहला न्यूज़ से। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 3 जजेस बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की अन्यूल्ड कर दिया है पार्ट 97 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आता है पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्न करता है कोऑपरेटिव को कंट्री में। और न्यूज़ में क्या है, कोऑपरेटिव एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट जो 97 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, उसमें रेटिफिकेशन नहीं हुआ था स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो रिक्वायर्ड था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था पार्ट 9B में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ऑपरेट करेगा ओनली इन सो फार जो कंसर्न करता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि आता है बड़े सारे स्टेट्स में और यूटी में। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आती है एक्सक्लूसिव लेजिस्लेचर पावर के अंदर आती है स्टेट लेजिस्लेचर की। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल की, जिनके पास एक कॉमन नीड है, जो ज्वाइन करते हैं कुछ गोल, जिनका इकोनॉमिक गोल जो है कॉमन रहता है और इंटरेस्ट भी कॉमन रहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन जो कोऑपरेटिव्स का होता है वो जब लोग आते हैं एक ग्रुप में, पूल करते हैं अपने रिसोर्सेज, यूटिलाइज करते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में और डिराइव करते हैं कुछ बेनिफिट उसके अंदर से ही। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पीपल एंटर हो सकते हैं एज पर विश जो उनके रिक्वायर्ड है, और वो फ्री टू लिव कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट वो ट्रांसफ़र नहीं करते कोई भी उनका शेयर। कुछ एग्जाम्पल जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव का है इंडिया में, वो है इंडियन कॉफ़ी हाउस, और सेकेंड है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जैसी चीज़ है। इसके अलावा हिस्ट्री की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है 1844 में स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में बाय 28 वीवर्स। जो फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इनिशिएट हुआ था रॉबर्ट ओवन के द्वारा 1844 में, जिनका नाम था रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनर्स। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का वो था कि वो बचाए पुअर पीपल को और उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करे और गुड्स प्रोवाइड करे लोअर रेट में मार्केट से, एलिमिनेट करे मिडिल मैन और सप्लाई करे बेटर सर्विसेज। इंडिया में सर एंड्रिक निकोलसन जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, उन्होंने स्टडी करा था प्रॉब्लम फार्मर्स की जब मद्रास फेमाइन हुआ था। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी 1895 में, जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट हो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ का और कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में, जिसकी वजह से एक कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए सर फ्रेडरिक निकोलसन को फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट भी बोला जाता है कंट्री का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। अब रीसेंट स्टेप्स क्या करे हैं गवर्नमेंट ने जो प्रमोट करते हैं कोऑपरेटिव कल्चर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है नई मिनिस्ट्री बनी है जो स्ट्रीमलाइन करती है कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में। इस मूव के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर कोऑपरेटिव मूवमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें स्टार्ट करा है। इसके अलावा जो है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट 2020 में RBI के पास ये पावर है कि वो सुपरसीड कर सकता है बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स और इनेबल कर सकता है मर्जर्स या एक्विजिशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये चीज़ है RBI कर सकता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने इस बॉक्स में देखनी है वो है 97 अमेंडमेंट एक्ट क्या है। ये एक्ट रिलेटेड है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंट्री में, और जो चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हुआ था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C प्रोटेक्शन देता है कोऑपरेटिव्स को। यहाँ पे दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 43B है और जो कि बेसिकली पार्ट B है रिलेटेड टू कोऑपरेटिव। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C जो मैंने बता दिया है फ्रीडम देती है एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, बट यहाँ पे सर्टन सब रिस्ट्रिक्शन भी है। आर्टिकल 43B ये बोलती है स्टेट एंडेवर्ड है कि प्रमोट कर सकती है वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का।
पार्ट 9B जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का, ये बताता है कि जो टर्म्स है रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है, और ये एक्सटेंड करता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनमें जो लेंथ है टेन्योर का और जो नेसेसरी एक्सपर्टीज़ है वो रिक्वायर्ड होने चाहिए एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा गवर्नेंस की बात करें तो कोऑपरेटिव जो चीज़ है वो फॉल करती है स्टेट लिस्ट में, जो कि 7 शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये कोऑपरेटिव फंडामेंटल राइट्स आते हैं अंडर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके अलावा डीपीएसपी की बात करें तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनली डायरेक्टेड है स्टेट में, जो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 क्लॉज बी में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ का मोर देन 1 स्टेट। अच्छा, कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल क्या है? ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, वॉलंटरी ओपन मेंबरशिप, कंसर्न फॉर कम्युनिटी, कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग जो है इंडिया में, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ है। नेक्स्ट है आपका कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट है। अगेन रिसेंटली बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने डिमांड करा है कास्ट बेस्ड इनॉमिनेशन जो 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कास्ट सेंसस होता क्या है? कास्ट सेंसस एक कास्ट वाइज टैबुलेशन होता है पॉपुलेशन का जो सेंसस एक्सरसाइज करती है। पहला जो सेंसस हुआ था 1881 में हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और 1931 में जो लास्ट पब्लिकेशन हुआ था कास्ट सेंसस का इंडिया में, जिसमें पॉपुलेशन फिगर थी कास्ट के बेसिस पे। ये प्रैक्टिस ब्रिटिशर्स ने स्टॉप कर दी 1941 में, बट जो पोस्ट 1947 के बाद गवर्नमेंट ने रिवाइव नहीं करा था। बट जो इंडियन पब्लिशर है वो सेपरेट डेटा देते हैं SC ST में, जब पहली एक्सरसाइज हुई थी इंडिपेंडेंस की 1951 में। ये सेंसस इंक्लूड नहीं होता डेटा में ऑन अदर कास्ट में, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे कास्ट सेंसस का था प्रीवियस अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स कास्ट सेंसस। अभी के टाइम पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो है एक डिस्टिंक्ट एक्सरसाइज देता है फ्रॉम सेंसस 2011। ये स्टडी है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की रूरल और अर्बन हाउस होल्ड की, अलाउ करता है रैंकिंग हाउस होल्ड का बेस्ड ऑन डिटरमाइंड पैरामीटर्स में, जिसमें 3 सेंसस कॉम्पोनेंट आते हैं। पहला है सेंसस रूरल एरिया में, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट आते हैं। सेंसस अर्बन एरिया जिसमें हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पॉवर्टी एलिवेशन MOHUPA। कास्ट सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया करता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन जैसे स्ट्रक्चर क्या है हाउस होल्ड का, कच्चा या पक्का है, ओनरशिप स्टेटस या क्या सोर्स है इनकम का। बट जो एंटायर SE लेवल C डेटा है वो पब्लिक नहीं होता। इसके अलावा जो 2017 में आया था यूटिलिटी, सेंटर ने रिप्लेस कर दी थी पॉवर्टी लाइन को, जो एक इंस्ट्रूमेंट एक्ट करती है आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशियरी का, और ट्रांसफॉर्म करती है फंड्स बड़े सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें कास्ट सेंसस की, तो 1830s में पहला कंप्लीट हुआ था सेंसस, जो कि कंडक्ट करा गया था हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में, मतलब आज का ढाका, प्रेजेंट डे ढाका। इसके अलावा यहाँ पे 1836 में 37 में सेकेंड सेंसस हुआ था। फिर 1872 में पॉपुलरली इसको बोला जाता है फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इंडिया का। फिर 1881 में पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ था इंडिया में जो हेल्ड हुआ था। फिर 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था जो काउंटेड हुआ था OBC में, ठीक है, 1931 पे हम। अब इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1953 में कालेकर कमेटी या कमीशन बैठा था, जो पहला नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे 1979 में आपका गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो BP मंडल के अंडर होता है। तो 1990 में मंडल कमीशन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नोटिफाई करा है जुडिडिक्शन गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की GRMB और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की KRMB, जो कि आता है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंडर। तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है रिवर डिस्प्यूट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड एरिया जैसे रवि, ब्यास, सतलुज है। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कंसर्न पे है। फिर नर्मदा में आपका
मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। उसके बाद मंडेल या मंदोवी महादाई जिसको बोलते हैं, यहाँ पे गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। फिर आपका कृष्णा में आपका ये आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ठीक है ना। आपका फिर परैयर में तमिलनाडु और केरला जो साउथ में है बिल्कुल। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। फिर गोदावरी की अगर बात करें तो गोदावरी आप देख सकते हो इससे पूरी वेस्ट में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ओडिशा, मध्य प्रदेश। फिर आपका वसामुद्र या वमाशाधारा जो है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लो ना इसका, आंध्र प्रदेश और ओडिशा है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 शेड्यूल में आता है। एंट्री 17 पे आता है स्टेट लिस्ट के, जो डील करता है वाटर इशू पे, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट। एंट्री 56 आता है यूनियन लिस्ट की। ये पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सकती है, डेवलप कर सकती है इंटर स्टेट रिवर वायलेंस और एक्सटेंड कर सकती है पब्लिक के लिए। पर यहाँ पे पार्लियामेंट को एक्सपर्टाइट करना पड़ेगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो कौन सा आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आर्टिकल 262 प्रोवाइड करता है एडजुडिकेशन जो डिस्प्यूट होते हैं रिलेटेड टू कंप्लेन वाटर के, ठीक है, रिवर वैलीज पे। तो जैसे अगर मान लो ये जो डिस्प्यूट था जो आपने अभी देखा है गोदावरी और कृष्णा का अंडर आंध्र प्रदेश, तो ये इसने नोटिफाई कर दिया होगा, ठीक ना, आर्टिकल 262 के अंडर। तो एक्टिव शेयरिंग जो होता है ट्रिब्यूनल इंडिया में वो कैसे कैसे है, तो हम ईयर वाइज जाएंगे। रवि एंड ब्यास का वाटर ट्रिब्यूनल है, 1986 में आया था। उसके बाद 2004 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 बैठा था 2004 में। फिर आपका 2010 में वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, फिर महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल उसी साल में। फिर 2018 में मतलब 8 साल बाद महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बैठा था। पार्लियामेंट लॉज बनाता है जो प्रोवाइड करता है कोई भी या तो जैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा ना किसी कोर्ट के पास जुडिडिक्शन होगी कि वो इस मैटर पे अपनी जुडिडिक्शन अप्लाई कर सकता है। तो ये ट्राइब्यूनल के पास एक्सक्लूसिव पावर दे रखी है एक तरह से, आप समझ लो, वाटर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंटर नहीं कर सकता। इसके अलावा जो स्टेप्स लिए गए हैं आपका गवर्नमेंट का विनिमाइज कर सकता है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट का। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने रिवर बोर्ड एक्ट 1956 बनाया है जो प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स, जिसमें रेगुलेशन, डेवलपमेंट इंटरस्टेट रिवर वैलीज का होता है। रिवर बोर्ड्स एस्टैब्लिश होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब वो स्टेट कंसर्न के साथ बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनको। इसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सेटअप करे ट्राइब्यूनल एडजुडिकेशन के लिए इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए। डिसीजन जो ट्राइब्यूनल का फाइनल होता है बाइंडिंग रहता है पार्टीज पे। इसके अलावा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 स्ट्रीमलाइन करती है एडजुडिकेशन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का और प्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्ट बताती है, रोबस्ट करती है। रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2019 का प्रपोज करती है, स्टैब्लिश करती है रिवर बेसिन अथॉरिटी रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए जो इंटर स्टेट रिवर बेसिन के लिए होते हैं। इसके अलावा जो नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक सेंटर है उसने स्टैब्लिश करा था नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो मेंटेन करता है कॉम्प्रिहेंसिव वाटर रिसोर्स डेटा कलेक्ट करते हैं लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करती है टेक्निकल सपोर्ट सेंटर और स्टेट को जो कि डील करती है वाटर इमरजेंसी रिस्पांस हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम पे। इसके अलावा वेब बेस्ड वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेटिव सिस्टम है जो सेटअप हुआ था और जितने भी अनक्लासिफाइड डेटा है सेंट्रल वाटर कमीशन का और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का वो अपडेट होती है इस वेबसाइट पर। तो ये वेबसाइट पे कौन सी अपडेट होती है, वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेटिव सिस्टम के अंडर। रीज़न क्या है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट का, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, मिनिमम सपोर्ट जो है आपका जो रहता है जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी चीज़ें, रिवर बेसिन या ट्रांसबाउंड्री ग्राउंड वाटर हो गया, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया और डिपेंडेंसी ऑफ वन वाटर जो है सोर्स रहता है। तो बड़ी सारी चीज़ें इसके अलावा। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट या अमेंडमेंट बिल ले लो 2021 का। तो पार्लियामेंट ने पास करा था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 में जो कि अमेंड करता है 2015 का एक्ट को।
तो ब्रीफ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जुवेनाइल होता क्या है? जो भी एक इंसान 18 से नीचे है वो जुवेनाइल की कैटेगरी में आता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 एड्रेस करता है कोई भी चिल्ड्रन जो कॉन्फ्लिक्ट में है लॉ और चिल्ड्रन जिसको स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं ट्रायल जुवेनाइल्स का, जो कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लॉ के साथ, और चिल्ड्रन को जिनकी स्पेशल केयर चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, और इनका एज ग्रुप होता है 16 to 18 तक का, ठीक है। एक्ट जो आया था उसने रिप्लेस करा था जुवेनाइल डिलिजेंसी लॉ और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 को। ये फुलफिल करता है इंडिया की कमिटमेंट, सिग्नेटरी है सिंस हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, हेग कन्वेंशन जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, कोऑपरेशन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन 1983 में होता है। अदर रिलेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। रीसेंट अमेंडमेंट जो लाया था रिपोर्ट जो NCPCR ने 2018-19 में करा था, जिसमें 7000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में है वो सर्वे हुआ था और सारे इनएडिक्वेसीज आए थे और जो प्रिविलेज करते हैं आपका सिस्टम जो हाईलाइट होती है। इसके अलावा क्या बिल में चेंजेस आया था ये इम्पोर्टेंट है। पहला जो 2015 का जो प्रोविज़न था उसमें ये था अडॉप्शन। तो अडॉप्शन में जो चाइल्ड का है वो फाइनल होगा जब सिविल कोर्ट इशू करेगा अडॉप्शन ऑर्डर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपका इस चीज़ में। फीचर्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो इंक्लूड करती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू कर सकती है अडॉप्शन ऑर्डर्स इंटर कंट्री के लिए या इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए, और इंश्योर कर सकते हैं स्पीडी प्रपोजल केसेस का और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। इसमें डीएम की फंक्शन एडिशनल हो जाता है। ये एम्पावर करता है डीएम को एज एडीएम को भी कि वो इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करे, मॉनिटर करे बड़े सारे एजेंसीज को जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए, और ये एम्पावर करता है, सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को, स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट को, और कंडक्ट करता है क्वार्टरली रिव्यू फंक्शंस का, CWC का और जीजी बोर्ड का। इसके बाद बात करते हैं हम अपील की। तो पहले के में अपील नहीं थी फॉर एनी ऑर्डर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बनाया है, जो कंक्लूड करता है कि पर्सन जो चाइल्ड नहीं है और उसको कोई स्पेशल केयर की या प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है फीचर में, इसमें क्या हुआ था, जो बिल है रिमूव करता है इस प्रोविज़न को, जो पहला 2015 का प्रोविज़न था। कोई भी एग्रीव जो है अडॉप्शन ऑर्डर पे पास हुआ है बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अपील को फाइल कर सकता है डिविजनल कमीशन के अंडर विद इन 30 डेज उस ऑर्डर का। अगर मान लो ऑर्डर निकला है उसके 30 दिन के अंदर ही कर सकता है, और वो अपील है डिस्पोज हो जाएगी 4 हफ्तों के अंदर जब से वो फाइल करी गई है। इसके अलावा सीरियस ऑफेंस की बात करें तो यहाँ पे ऑफेंस जो जुवेनाइल ने कंसिडर करा जाता है वो है हीनियस क्राइम। वो प्रोविजन जो वो एक्ट ऐसे जैसे रेप हो गया जिसमें मिनिमम पनिशमेंट जो 7 ईयर्स है या बहुत ज़्यादा 7 ईयर्स से ज़्यादा है अंडर IPC, वो हीनियस कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड है सीरियस ऑफेंस जो 3 to 7 ईयर्स तक का रहता है। फिर आता है पेटी ऑफेंस जो 3 ईयर से कम हो। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इंक्वायर करना पड़ेगा चाइल्ड का जो अक्यूज है कोई भी सीरियस ऑफेंस के, ठीक है ना। यहाँ पे रीडिफाइन करता है सीरियस ऑफेंस जो इंक्लूड करता है कुछ ऑफेंस जो जहाँ पे पनिशमेंट मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है 3 to 7 ईयर्स का रहता है, और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो होता है 7 से ज़्यादा होता है, बट नॉट मिनिमम इम्प्रिजनमेंट। और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है लेस देन अगर 7 ईयर्स तक हो, उससे ज़्यादा हो, तो वो सीरियस ऑफेंस में आता है। ये डायरेक्शन दिया गया था ऑन द रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट की केस में शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली केस, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा कोर्ट कौन सी है 2015 के हिसाब से, ऑफेंस अगर किसी चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो रही हो वो पनिशेबल है विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 ईयर। वो ट्राइड होगी चिल्ड्रंस कोर्ट में जो कि सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट होता है। जो भी अदर ऑफेंस हो पनिशेबल जिसमें लेस देन 7 हो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा। पर इसमें क्या है 2021 वाले में प्रोवाइड करता है ऑफेंस जो इस एक्ट का वो ट्राइड होगा चिल्ड्रंस कोर्ट पे, ठीक है। ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन तो कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल हो 3 से लेकर 7 ईयर्स तक वो कॉग्निशेबल होगा, जहाँ पे अरेस्ट अलाउड होगा विद वारंट और नॉन बेलेबल होगा।
2021 में ऑफेंस जो नॉन बेलेबल होगा और नॉन कॉग्निशेबल होगा वो ऑफेंस होंगे इसमें। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, एक या उससे ज़्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में, जो डील करेगी चिल्ड्रंस जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट हो। प्रोवाइड करती है सर्टन क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट का चिल्ड्रंस का, और यहाँ पे मेंबर्स शुड भी होना चाहिए इन्वॉल्व हेल्थ एजुकेशन या वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एटलीस्ट 7 years, और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन होना चाहिए जिसमें डिग्री होना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, लॉ या सोशल वर्क में। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें स्टिपुलेट सर्टन एडिशनल क्राइटेरिया होता है अपॉइंटमेंट ऑफ CEWC। कोई भी पर्सन जो एलिजिबल है सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ CEWC, अगर उन्हें पास में कोई रिकॉर्ड का है, वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स का या चाइल्ड राइट्स का, अगर वो कन्विक्ट हो रहे हैं कोई भी ऑफेंस जो इन्वॉल्व करता है मॉरल टर्पिडी या कोई भी कन्विक्शन जो रिवर्स हो या कोई भी ग्रांट नहीं हो, पार्डन हो विद रिस्पेक्ट टू सच ऑफेंस, कोई भी जिन्हें रिमूव करा है, डिसमिस करा है सर्विस से गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग या कोऑपरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। एक इंटेलिजेंस होना चाहिए चाइल्ड अब्यूज़ के साथ, या एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर और इमोरल एक्ट, ठीक है, कभी मतलब जो बंदा है उसने इन चीज़ों में डील करी हो, और ये पार्ट हो मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ है गैम्बलिंग पे। तो यहाँ पे एक प्ली आई थी दिल्ली हाई कोर्ट में जो बताती है कि सॉर्ट करती है अप्रोप्रिएट स्टेप क्या होने चाहिए जो प्रोहिबिट करते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट को। तो पहले गैम्बलिंग समझ लेते हैं। गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है जो एंट्री 34 में आता है लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल में, सेकेंड लिस्ट पे आता है 7 शेड्यूल की, और इसके हिसाब से फाइनेंस एक्ट के हिसाब से 1994 में बेटिंग या गैम्बलिंग का मतलब ये है कि आप कुछ अपना वैल्यूएबल चीज़ है स्टेक पे डाल रहे हो, पर्टिकुलरली मनी डालते हो, और आपको अवेयर है, आप कॉन्शियसनेस है आपकी कि आप उस रिस्क को ले रहे हो कि यार मैं या तो जीत सकता हूँ या तो हार सकता हूँ, पर मेरा पैसे डालने का मतलब ये है कि मैं गेन करूँ, मैं प्रॉफिट कमाऊँ ऑन द आउटकम ऑफ गेम और कॉन्टेस्ट, जहाँ पे रिजल्ट जो है डिटरमाइन होंगे चाहे सर एक्सीडेंट से, और इसकी वजह से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पर गैम्बलिंग अलग है और लॉटरी अलग है। लॉटरी आपकी आती है एंट्री 40 में लिस्ट 1 में 7 शेड्यूल में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जनरली एक्सक्लूड करा है फ्रॉम द एम्बिट ऑफ गैम्बलिंग। तो लॉटरी अलग है, गैम्बलिंग अलग है। ये लॉटरी जो होती है ये लॉटरी एक्ट रेगुलेट करता है, ठीक है ना। तो लीगल पोजीशन की बात करते हैं गैम्बलिंग की, तो हॉर्स रेसिंग लीगल है इंडिया में। हॉर्स रेसिंग इन्वॉल्व करती है कुछ प्रायर स्किल, सो इसलिए उसको गैम्बलिंग की कैटेगरी में नहीं माना जाता। बड़े सारे इंडियन स्टेट्स हैं जो लीगलाइज करते हैं लॉटरी, जैसे गोवा, कर्नाटक, केरला, अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है या लैंड बेस्ड कसिनो जो है लीगलाइज है गोवा में, सिक्किम में, नागालैंड में और दमन में। तो आप यहाँ पे जुआ खेल सकते हो कसिनो में जाके, ऑनलाइन गैम्बलिंग भी कर सकते हो, लैंड बेस्ड कैसिनो में जा सकते हो। ये रेगुलेट होता है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 के। महाराष्ट्र ने प्रोहिबिट करी है गैम्बलिंग और कंसिडर करते हैं इलीगल, ठीक है, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के अंडर 1887 में, क्योंकि स्टेट पे डिपेंड करता है, इसलिए किसी स्टेट में है, किसी स्टेट में नहीं है। ई गेमिंग की बात करें तो चांस ऑफ गेम जो है लीगलाइज है सिक्किम या नागालैंड में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में गेम ऑफ स्किल इलीगल है एज पर तमिलनाडु स्टेट गैम्बलिंग या गेमिंग एक्ट 1974 के हिसाब से। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, द रमी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अडॉप्ट करा है सेल्फ रेगुलेशन कोड जो अचीव करता है और बड़ी सारी चीज़ों को एडवर्टाइज करता है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन 127 अमेंडमेंट एक्ट 2021 में ये एम करता है, बिल क्लैरिफाई करता है कुछ प्रोविजन का। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 का हेल्प करता है रिस्टोर पावर ऑफ स्टेट की वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 का ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। ये आता है आपका आर्टिकल 338B में। ये बेसिकली इंसर्ट करता है 2 नए आर्टिकल्स, आर्टिकल 324A जो डील करता है सेंट्रल लिस्ट का, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जो इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आर्टिकल 366
क्लॉज 26 क्लॉज सी डिफाइन करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हाउएवर जो इशू आता है वो जब आप स्क्रैप करते हो कोटा महाराष्ट्र का तब आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा था कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो 2018 में आया था, उसमें ये बोला गया था कि सेंटर नोटिफाई कर सकता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट स्टेट नहीं कर सकता। इंडिया में सेपरेट ओबीसी लिस्ट ड्रॉ होती है सेंटर जो स्टेट कंसर्न्स का है सिंस 1993। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्लॉज 5 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बताता है कि स्टेट के पास भी पावर है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी लिस्ट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में। इसी वजह से अमेंडमेंट जो आए थे 338B, 324A और 366 क्लॉज 26 क्लॉज सी, ये 127 अमेंडमेंट बिल को क्लैरिफाई करते हैं कि स्टेट और यूटी एम्पावर्ड है कि वो लिस्ट अपनी बना सकते हैं स्टेट लिस्ट में SEBC के। इसके अलावा सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट की बात करें जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्सप्रेस करा था शॉक जब पुलिस ने रजिस्टर करा था बड़े सारे केसेस इस एक्ट के अंडर, जबकि ये एक्ट मतलब ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तब भी पुलिस सेक्शन 66A के अंडर ले रही थी। तो मार्च 2015 में सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया था इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शेयर सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, तो सेक्शन 66A जो है क्रिमिनलाइज करता है सेंडिंग ऑफ ऑफेंस मैसेज थ्रू कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस। मान लो मैंने कुछ व्हाट्सएप पे या मैंने ट्विटर पे कुछ भी ऐसी चीज़ लिख दी है जो एक ऑफेंस हो, तो उसके केस में मुझे अंदर जेल में डाल दिया जाता अगर मैं 2015 से पहले ऐसे कुछ करता। पर 2015 के बाद अगर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो मैं अरेस्ट नहीं हो सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था कि 66A जो है आर्बिट्री है, एक्सप्रेस मतलब बहुत ज़्यादा वेग है। मतलब इसमें अब मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में कुछ लिख रहा हूँ तो वो ऑल्दो एक गुड फेथ में हो सकता है, बट वो एज अ ऑफेंस ले ले तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है ना, और एक्सेसिवली और डिस्प्रोपोर्शनेटली इन्वेट करता है राइट टू फ्री स्पीच और अपसेट करता है बैलेंस ऑफ राइट एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कि इम्पोज हो सकते हैं सच राइट पे। इसके अलावा जो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, पर शॉकिंग बात यह है कि अभी भी केस रजिस्टर्ड होते हैं जबकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसके बाद हम इसको ओवर कर रहे हैं वो है कॉन्गो नाइडो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, आप देख लो ना। कॉमनली ये यूज़ होता है एज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु, जो जिसका ये नाम जो डिराइव होता है वो कोंगो वेलला गॉन्ड्यूर से होता है, जो कि ओबीसी कम्युनिटी है प्रोमिनेंट इस रीजन में है। एंशिएंट तमिल लिटरेचर जैसे शिल्पापट्टी केरन में है, ये संगम एज पोएम्स में है जो मेंशन करती है कॉन्गो रीजन को। कॉन्गो क्या है, एक अनड्यूलेटिंग लैंड है जो यूज़ नहीं हो सकता, मतलब स्टाइराइल लैंड जिसे बोल लो आप। ये 2nd सेंचुरी से 9th सेंचुरी में मेजर पार्ट था कॉन्गो रीजन का जो कॉन्कर्ड हुआ था, और ये आया था गंगा डायनेस्टी के अंदर। बड़े सारे फॉलोअर्स जैनिज्म फॉलो करते हैं जो उनके कॉन्गो नाइडो के हैं। वेस्टर्न तमिलनाडु में, तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट देख लो आप, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट, इरोडा, नीलगिरी, कोयम्बतूर, तिरुपुरा, दिंगदाइल डिस्ट्रिक्ट, सालेम और पता नहीं क्या क्या है इसमें। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट में हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।